प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के कक्षा 9 विषय गणित के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जिसमें पूर्व के सेशन में खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इसके बाद आज हम खंड ब वर्णात्मक प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है कि सभी खंड कीजिए। पहले का नंबर है 3 और 4 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 के का को। देखिए पहले के का नंबर में दिया है 3 और 4 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको 3 और 4 के मध्य दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 3 और 4 के मध्य देख रहे दो परिमेय संख्या, इसको निकालने के देख रहे दो तरीके होते हैं। एक तो दोनों का योग करके आधा कर लें, एक मध्य की आ जाएगी, फिर उस मध्य और इन दोनों में से किसी एक के बीच की और निकाल लेंगे। दूसरी प्रक्रिया होती है, क्योंकि मध्य में हमको दो निकालना है, तो 2 से 1 अधिक 3 से दोनों संख्याओं में यदि हम गुणा और भाग कर लें तो देख रहे हैं 2 + 1 बराबर 3 से दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा करने पर देख रहे अपान कुछ नहीं तो अपान 1 मानते हुए देख रहे 3 से गुणा और भाग करेंगे, तो देख रहे 3 × 3/3 और 4 में करते हैं तो 4 × 3/3, तो देख रहे 3 × 9 9/3 और 4 × 12/3। इस प्रकार से इन दोनों के मध्य की देख रहे दो परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। एक 10/3 होगी, दूसरी 11/3। अतः 3 और 4 के मध्य दो परिमेय संख्याएं देख रहे एक 10/3, दूसरी 11/3 प्राप्त होगी। तो ये हमारा इस प्रश्न का एक आंसर होगा। आप उस पहली मेथड से भी निकाल सकते हैं, उसमें आंसर कुछ दूसरा आएगा, लेकिन दोनों विधियां सही हैं, वो उत्तर भी सही होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का खा। देख रहे प्रश्न संख्या 1 के खा में दिया है कि यदि Px बराबर x + 5 तो P2 का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे दिया है Px = x + 5, हमको P2 का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे x बराबर यदि 2 रख दिया जाए, x बराबर 2 रखने पर देख रहे P2 = मिल जाएगा 2 + 5। देख रहे 2 + 5 = 7। इस प्रकार से P2 बराबर 7, ये हमारा इस प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 के गा को। देखिए प्रश्न संख्या 1 के गा में कह समीकरण 2x + y = 7 के दो हल लिखिए। तो देख रहे यहाँ पर समीकरण दिया है 2x + y = 7, और इस समीकरण के हमको कोई दो हल लिखना है। तो देख रहे इस समीकरण में, इसी समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं y = 7 - 2x। देख रहे 2x का छांतर करेंगे तो 7 - 2x बनेगा। अब x के दो विभिन्न मान रखने पर y के भी दो विभिन्न मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देख रहे सबसे पहले हम x बराबर यदि 0 रखें तो x बराबर 0 पर देख रहे y बराबर मिल जाएगा 7 - 2 × 0। तो इस प्रकार से देख रहे 7 - 2 × 0 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे y का मान 7 मिल जाता है। इस प्रकार से एक हल देख रहे हैं मिल जाएगा, x का मान 0, y बराबर 7, x बराबर 0, y बराबर 7, ये समीकरण का एक हल होगा। इसके बाद दूसरा हल ज्ञात करने के लिए यदि हम x बराबर 1 रख दें
देख रहे हैं यक्स बराबर 1 पर y बराबर 7 माइनस 2 गुणे 1। तो देख रहे हैं 7 माइनस 2 गुणे 1 2 मिल जाएगा, और 7 से 2 घटाएंगे, देख रहे हैं बराबर 5 मिल जाएगा। इस प्रकार से x बराबर 1 और y बराबर 5 ये समीकरण का दूसरा हल होगा। तो देख रहे हैं दो हल हमको ज्ञात करना था, और चूंकि जानते हैं किसी समीकरण के अनंत हल होते हैं, लेकिन हमको कोई दो हल ज्ञात करना था। तो आप कोई भी दो हल उन अनंत में से निकाल सकते हैं, सारे आंसर आपके सही होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 के घा को। देखें 1 के घा में दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो देखें सबसे पहले यदि हम एक वृत्त बनाएं, इस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है और वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ए बी एक जीवा है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दी है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। और देख रहे हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का केंद्र यदि हम ओ मान लें, इसकी त्रिज्या ओ ए बराबर दी है। देखें त्रिज्या ओ ए 10 सेंटीमीटर है। पूछ रहा वृत्त की जीवा, इस जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। देख रहे केंद्र से जीवा पर लंब डाल देंगे। मान लीजिए केंद्र से जीवा पर हमने ओएम लंब खींचा। आप जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। देख रहे पूरी जीवा 12 सेंटीमीटर थी, ये 6 में बढ़ जाएगी। इस प्रकार से देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ओ एम ए में यदि देखें, चूंकि हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देख रहे हैं इससे मिल जाएगा ए एम बराबर, देख रहे हैं ए बी का आधा अर्थात 1/2 गुणे ए बी 12 है बराबर 6 सेंटीमीटर। अब यदि समकोण त्रिभुज ओ एम ए में देखें, तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में देख रहे हैं जिसमें हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा देते हैं, तो मिल जाएगा ए एम का स्क्वायर बराबर होगा ए एम स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। देख रहे हैं मान रख देंगे, ओ ए देख रहे हैं दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये बराबर होगा 10 का स्क्वायर माइनस ओ एम है, देख रहे ओ एम हमको ज्ञात करना है। देख रहे इस प्रकार से ओ एम स्क्वायर बराबर मिल जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। मान रखेंगे ए एम की माप देख रहे हैं 6 दी है, 6 का स्क्वायर। अब इसी को यदि हम सरल कर लें, सरल करने पर देख रहे हैं 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 100 से 36 घटाएंगे, देख रहे हैं बराबर 64। इस प्रकार से ओ एम बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं ओ एम बराबर 64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर। तो जो पूछ रहा जीवा की केंद्र से दूरी, तो जीवा की केंद्र से दूरी का मान 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का अंगा भाग। देखिए प्रश्न 1 के अंगा में दिया है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। देख रहे बिंदु 2,14 दिया है और इस बिंदु से होकर जाने वाली कोई हमको दो रेखाओं के समीकरण लिखना है। हम जानते हैं एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, उन अनंत में से कोई दो रेखाओं के समीकरण हमको लिखना है। तो देख रहे हैं बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली, देख रहे हैं पहली रेखा का समीकरण लिखें। पहली रेखा का समीकरण देख रहे हैं हम लिख सकते हैं, चूंकि दोनों को जोड़ेंगे बराबर 16 मिलेगा। तो देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 16। देख रहे हैं एक रेखा का समीकरण ये मिल जाएगा। देख रहे हैं बिंदु यदि इस रेखा में रखें तो संतुष्ट कर देगा, 2 + 14 बराबर 16।
और दूसरी कंडीशन में आप लिख सकते हैं, चूंकि देख रहे हैं y का मान x की तुलना में 7 गुना है, तो दूसरी रेखा का समीकरण आप लिख सकते हैं, दूसरी रेखा का समीकरण देख रहे हैं ये हमारा बन जाएगा y इक्वल टू 7x। देख रहे यहाँ पर यदि बिंदु रखते हैं y की जगह 14, x की जगह 2, तो देख रहे संतुष्ट कर देगा। इस प्रकार से दूसरी रेखा का समीकरण होगा। आप जानते हैं अनंत रेखाएं बनेंगी, उन अनंत में से कोई भी दो रेखाओं के समीकरण आप लिख देंगे तो वही आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, जिनमें से उन अनंत रेखाओं में से ये दो रेखाएं के समीकरण हैं। तो देख रहे ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। आपके आंसर में इनसे भिन्न अलग रेखाएं भी आ सकती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 1 का चा नंबर। देख रहे प्रश्न 1 के चा में दिया है ग्राफ चित्र में। देख रहे चित्र इस प्रकार से बनाया गया है। ए बी एक रेखा है जिस पर एक किरण ओशी दिखाई गई है। देख रहे ए बी एक रेखा है जिस पर ओशी किरण स्थित है। देख रहे एक आसन्न कोण का मान 4x अंश और दूसरे आसन्न कोण की माप 2x अंश है। तो इसमें पूछ रहा दिया है कि कोण ए ओशी और कोण बी ओशी एक रेखिक युग्म बनाते हैं तो यक्ष का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं चूंकि रेखिक युग्म से अगर देखें तो हम जानते हैं रैखिक युग्म से मिल जाएगा, रैखिक युग्म से देख रहे दोनों आसन्न कोणों का योगफल बराबर 180 अंश के होगा। कोण ए ओशी प्लस कोण बी ओशी बराबर 180 अंश। देख रहे मान रख देते हैं, ए ओशी 4x अंश है प्लस बी ओशी देख रहे 2x अंश बराबर 180 अंश। देख रहे हैं जिसको हम सरल करते हैं तो सरल करने पर देख रहे हैं यही मिल जाएगा 4 + 2 6x अंश बराबर 180। इस प्रकार से देख रहे हैं x अंश बराबर 180/6 देख रहे हैं 6 × 18। इस प्रकार से x का मान देख रहे हैं 30 अंश के बराबर होगा। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए जिसमें 2 का है। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या देख रहे 2 का प्रश्न संख्या 2 के का में देख रहे सिद्ध करना है त्रिभुज के तीनों कोणों का। देखिए मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है। देख रहे हैं ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें देख रहे 3 कोण ए बी सी दिए हैं। तो सबसे पहले दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, सिद्ध करना है तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो देख रहे सबसे पहले हम दिया है की कंडीशन लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी, देख रहे हैं ए बी सी एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी है, सिद्ध करना है देख रहे हैं सिद्ध करना है हमको सिद्ध करके लाना है तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो यदि देख रहे हैं यदि इन कोणों का नाम क्रमशः हम 1, 2 और 3 लिख लें तो इन्हीं तीनों कोणों का योग 180 सिद्ध करना है। कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 बराबर 180 अंश, ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए रचना की आवश्यकता होगी, रचना कर लेंगे। तो देख रहे रचना में बिंदु ए से BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम मान लीजिए DE खींच देते हैं। यहाँ पर भी देख रहे 2 कोण बनते हैं, इन कोणों का नाम क्रमशः 4 और 5 दे देते हैं। तो ये कार्य हम रचना में लिखेंगे। रचना में लिखेंगे बिंदु ए से देख रहे हैं बिंदु ए से DE समांतर BC खींचा, ये कार्य हमारा रचना में मिल जाएगा। अब देख रहे हैं यदि हम उपपत्ति देखें तो उपपत्ति के लिए आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले यदि हम दी हुई कंडीशन चूंकि दिया है
DE समांतर BC, चूंकि DE समांतर BC और देख रहे यहां पर AB तिर्यक रेखा काटती है, तो ऐसी स्थिति में कोण 4 बराबर कोण 2 के होगा। कोण 4 बराबर कोण 2, देख रहे दोनों संगत कोण हैं, संगत कोण हैं। इसी प्रकार देख रहे यदि AC तिर्यक रेखा काटती है तो कोण 5 बराबर कोण 3 मिल जाएगा। देख रहे ये भी संगत कोण है। आप देख रहे हैं DE एक रेखा है जिस पर देख रहे 3 कोण बनते हैं। एक रेखा के एक ही ओर बनने वाले हम जानते हैं सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसके अनुसार मिल जाएगा कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। ये कंडीशन हमारी रेखीय युग्म से प्राप्त होती है। रेखीय युग्म से आप देख रहे हैं इसमें हम मान रख दें। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यदि मान रखें, देख रहे 4 बराबर 2 है, 4 के स्थान पर 2 लिख सकते हैं, प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर देख रहे हैं 3 के हैं, बराबर 180 अंश। और यदि इनको अब हम क्रम से लिख लें तो देख रहे क्रम से लिखेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था। तो आशा है कि ये प्रश्न भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इस प्रकार से इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के खा को। देखिए प्रश्न संख्या 2 के खा में दिया है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के कह रहा गुणनखंड कीजिए। तो देख रहे हैं इस संख्या के हमको व्यंजक के गुणनखंड निकालना है। तो 12 और 1 का गुणा करेंगे तो देख रहे 12 गुणे 1 बराबर 12 मिल जाएगा। 12 के हमको ऐसे दो खंड लाना है कि जोड़ने पर 7 के बराबर हो। तो देख रहे वो खंड हमारे 4 और 3 होंगे। 4 3 का गुणा करेंगे 12 मिल जाएगा और 4 में 3 जोड़ेंगे तो देख रहे 4 प्लस 3 बराबर 7 के आ जाएगा। तो इस प्रकार से 7 के स्थान पर हम लिख सकते हैं, देख रहे 12x स्क्वायर माइनस 7 के स्थान पर 4 प्लस 3 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस 1। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेते हैं 12x स्क्वायर और देख रहे हैं इस ब्रैकेट को हटाएंगे, x का दोनों में गुणा कर देंगे। देख रहे ब्रैकेट के पहले माइनस है तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। इसके बाद देख रहे दो दो पदों का यदि हम समूह बनाकर कॉमन कर लें, पहले समूह से देख रहे 4x कॉमन मिल रहा है, 4x कॉमन करते हैं तो 4 3 12, देख रहे 3x माइनस 1 और दूसरे समूह से देखें कोई संख्या ना होने का मतलब 1 कॉमन मिल जाएगा। और देख रहे ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह आप बदल जाएंगे। देख रहे 3x माइनस 1 दोनों से कॉमन मिल जाता है, इसको कॉमन कर लेंगे, शेष बचा 4x माइनस 1। यही दिए हुए व्यंजक के आवेशित गुणनखंड होंगे। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के गा को। देख रहे 2 के गा में दिया है, कह रहा यदि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के गा को। देख रहे प्रश्न संख्या 2 का गा दिया है, देख रहे बहुपद दिया है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k और इस बहुपद का गुणनखंड x माइनस 1 है। चूंकि x माइनस 1 व्यंजक का गुणनखंड है, व्यंजक का गुणनखंड है, इसलिए x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर देख रहे हैं x माइनस 1 बराबर 0 या कहें x बराबर 1 रखने पर शेषफल बराबर 0 मिलेगा। देख रहे हैं शेषफल बराबर 0 कर देंगे। आप देख रहे हैं दिए गए बीजीय व्यंजक में x के स्थान पर हमको 1 रखना है, तो यही देखिए बन जाएगा 4 गुणे 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 प्लस k।
बराबर 0। आप देख रहे हैं इसको यदि हम सरल करें, 4 गुणे 1 का क्यूब जानते हैं 1 होता है, तो 4 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस के बराबर 0। देखिए 4 1 का गुणा करेंगे 4 मिल जाएगा, प्लस 3 एकम 3 माइनस 4 प्लस के बराबर 0। देखिए 4 प्लस माइनस में कैंसिल होगा, तो इस प्रकार से के बराबर 3 पक्षांतर करेंगे -3, तो के बराबर -3। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के घा को। देखिए प्रश्न संख्या 2 के घा में दिया है चतुर्भुज एबीसीडी में। देखिए चित्र बना है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें क्या एसी बराबर, देख रहे हैं एसी बराबर एडी है और एबी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो देख रहे हैं फिगर में दिया है, ये आपका दिया हुआ है। देख रहे हैं चतुर्भुज एबीसीडी में, आप देख रहे हैं चतुर्भुज CADB में कहें यदि, चतुर्भुज CABD में, चतुर्भुज देख रहे हैं ADBC में, ADBC में दिया है AC बराबर AD और साथ ही AB रेखा कह रहा कोण A को समद्विभाजित करती है, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर है। यदि एक नाम दे दें और इसका 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2। देख रहे हैं ये दिया है, हमको सिद्ध करना है। देख रहे हैं इसमें सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करना है। देख रहे हैं सिद्ध करना है। देख रहे हैं एक त्रिभुज ABC, देख रहे हैं त्रिभुज ABC को त्रिभुज ABD के सर्वांगसम सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, ये हमको सिद्ध करना है। साथ ही BC और BD में क्या संबंध है ये निकालेंगे। आप देख रहे हैं इसके बाद उत्पत्ति, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में देख रहे हैं AC बराबर AD दी हुई है, AC बराबर AD दिया है। देख रहे हैं AC बराबर AD दिया है और इसके बाद देख रहे हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 ये भी दिया है। तीसरा देख रहे हैं AB बराबर AB दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, AB बराबर AB उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो देख रहे 3 कंडीशन मिल जाती, भुजा कोण भुजा, तो यश एयस सर्वांग क्षमता नियम से, देख रहे हैं यश एयस सर्वांग क्षमता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। आप देख रहे हैं एक तो ये कंडीशन हमको सिद्ध करना था दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम, और इसके बाद आगे पूछा है कि BC और BD में क्या संबंध है। देखिए अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए CPCT रूल से संगत भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात BC और BD में बराबर का संबंध है, इसलिए BC बराबर BD। तो देख रहे हैं ये दोनों के बीच संबंध है, तो ये हमारा इस प्रश्न का इस प्रकार से आंसर होगा। पूछा था BC और BD में क्या संबंध है, तो BC और BD दोनों बराबर हैं और ये हमको प्राप्त हुआ CPCT रूल से। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न नंबर 2 के अंगा में दिया है कि सिद्ध कीजिए समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो देखें सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज को बनाते हैं। मान लीजिए ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर, तो देख रहे इसमें दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें देख रहे विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं,
जिसमें विकर्ण एसी और बीडी विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, देखिए हमको सिद्ध करके लाना है कि दोनों विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। सिद्ध करना है, देख रहे एसी लंब है बीडी पर, एसी लंब है बीडी पर, अथवा इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश, कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। ये हम सिद्ध कर दें तो विकर्ण एक दूसरे पर लंब सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर हम त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज बी ओ सी को लेकर चलें, चूंकि समचतुर्भुज में जानते हैं सभी भुजाएं समान होती हैं, तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं ए बी बराबर बी सी, क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं तो ये समान होंगी। ओ बी बराबर ओ बी, देख रहे हैं ओ बी बराबर ओ बी उभयनिष्ठ है, और चूंकि समचतुर्भुज एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हम जानते हैं परस्पर समविभाजित करते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पर भी ये प्रतिच्छेद करेंगे, वहां से आधे आधे में बढ़ जाएंगे। तो देख रहे हैं यदि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज बी ओ सी को लेकर चलें, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज बी ओ सी में देख रहे हैं ए बी बराबर बी सी समचतुर्भुज की भुजाएं, ए बी बराबर बी सी ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। समचतुर्भुज की भुजाएं, और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जानते हैं समान होती हैं। ओ बी बराबर ओ बी देख रहे हैं उभयनिष्ठ है, ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ बी उभयनिष्ठ है, और देख रहे हैं ए ओ बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण समविभाजित करते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण समविभाजित करते हैं, तो देख रहे हैं भुजा भुजा भुजा, तो यस ए यस सर्वांग समता नियम से देख रहे हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यस 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 सर्वांग समता नियम से देखें तो त्रिभुज ए ओ बी देख रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ बी के, त्रिभुज सी ओ बी। आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, इनके संगत भाग बराबर होंगे। देखिए संगत भाग में देखेंगे कोण ए ओ बी बराबर मिल जाएगा कोण सी ओ बी के, तो देख रहे हैं इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ बी। परंतु यहां से देखें रेखीय युग्म से देखेंगे तो दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा, परंतु रेखीय युग्म से देख रहे हैं रेखीय युग्म से कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 अंश। देख रहे हैं चूंकि दोनों बराबर हैं तो सी ओ बी के स्थान पर हम ए ओ बी रख सकते हैं, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। देख रहे हैं ए ओ बी दो बार जोड़ेंगे तो 2 कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। इस तरह से मिल जाएगा कोण ए ओ बी बराबर 180/2, सरल कर लेंगे 90 अंश, कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करना था। अतः कह सकते हैं कोण ए ओ बी 90 अंश आने का मतलब है विकर्ण एसी लंब है बीडी पर, विकर्ण एसी लंब है बीडी पर। देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड।
अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न 2 के चाबे दिया है, चित्र में कह रहा कोण एबीसी बराबर 69 अंश और कोण एसीबी बराबर 31 अंश हो तो कोण बीडीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे फिगर इस प्रकार से बना है, एक वृत्त है और देख रहे हैं इस वृत्त पर दो कोण दिखाए गए हैं, एक ही वृत्तखंड में बने हुए देख रहे हैं दो कोण हैं। और देख रहे हैं इनका नाम इस प्रकार से है ए बी सी डी। तो कोण ए बी सी 69 अंश है, देख रहे हैं ए बी सी ये पूरा कोण 69 अंश का दिया है। दूसरा कोण ए सी बी 31 अंश है, ए सी बी देख रहे हैं ये कोण 31 अंश का दिया है। इस कोण की माप 31 अंश के बराबर है। तो कह रहा कोण बी डी सी ज्ञात कीजिए, बी डी सी हमको ये कोण निकालना है। तो देख रहे यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में हम जानते हैं तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इससे देख रहे मिल जाएगा कोण एबीसी प्लस कोण बीसीडी या कहें एसीबी प्लस कोण बीएसी तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा। मान रख देते हैं, ए बी सी देख रहे हैं 69 अंश है प्लस ए सी बी देख रहे हैं 31 अंश है प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 अंश। तो देख रहे 69 31 जोड़ेंगे, 69 1 70 30 100, तो 100 प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 अंश। देख रहे 100 को यदि हम पक्षांतर करते हैं, कोण बी ए सी बराबर 180 माइनस 100, देखिए 180 से 100 घटाएंगे 80 अंश के बराबर मिल जाएगा। देख रहे कोण बी ए सी की माप 80 अंश मिल जाती है और इसी ए के बराबर ही कोण डी होगा, चूंकि कोण बी ए सी ही बराबर है कोण बी डी सी। दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण, चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं तो देख रहे बी ए सी की माप हमने निकाला 80 अंश मिली है, तो इसका मान रख देते हैं। देख रहे 80 अंश बराबर कोण बी डी सी। इस प्रकार से कोण बी डी सी बराबर देख रहे 80 अंश, यही हमको इसमें ज्ञात करना था, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए तीसरे प्रश्न में दिया है कि सिद्ध कीजिए वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त की शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो देखिए प्रमेय हमको सिद्ध करनी थी। इस प्रमेय को आप इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। देख रहे एक वृत्त है, मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है और देख रहे वृत्त में किसी चाप द्वारा, देख रहे इसमें एक चाप हम ले लेते हैं ए एक्स बी। तो देख रहे चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण दिखाएंगे ए ओ बी और शेष परिधि पर एक कोई कोण ले लेते हैं। मान लीजिए शेष परिधि पर कोण ए सी बी बनता है। हमको दिखाना है केंद्र पर बना कोण इस शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो देख रहे यहां पर दिया है ओ केंद्र के वृत्त में, वृत्त का केंद्र ओ मान लेते हैं, ओ केंद्र के वृत्त में कोण ए ओ बी केंद्र पर बना कोण और कोण ए सी बी शेष परिधि पर बना कोण है, शेष परिधि पर बना कोण है। देख रहे ये दिया है, हमको सिद्ध करना है देख रहे सिद्ध करना है
तेरा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है, अर्थात कोण ए ओ बी बराबर हमको सिद्ध करना है 2 कोण ए सी बी, ये सिद्ध करना है। देख रहे इसके लिए रचना की आवश्यकता होगी। तो रचना के लिए यदि हम सी को ओ से मिलाते हुए रेखाखंड मान लीजिए सी ओ एम खींचा, तो ये रचना के अंतर्गत देना होगा रेखाखंड या कहें रेखा सी ओ एम खींचा, रेखा सी ओ एम खींचा। तो देख रहे हैं ये रचना के अंतर्गत लिखेंगे। आप देखते हैं उत्पत्ति को, देख रहे हैं उत्पत्ति में सबसे पहले हम त्रिभुज ए ओ सी में देख रहे हैं त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में देख रहे हैं त्रिभुज ए ओ सी में देखें तो त्रिभुज ए ओ सी में आप देख रहे हैं ओ ए और ओ सी दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये समान होंगी। और देख रहे हैं इन कोणों का नाम यदि हम दे दें, इस कोण को 1 मान लेते हैं और इस कोण को 2, तो त्रिभुज ए ओ सी में देख रहे हैं ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इसके बाद जानते हैं अगर त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हैं तो इनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। इस प्रकार से मिल जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2। आप देख रहे हैं इस कोण की माप को यदि हम देख रहे हैं इसको यदि हम कोण 3 मान लें, कोण 3, तो देख रहे हैं कोण ए ओ एम त्रिभुज ए ओ सी का बहिष्कोण है। चूंकि कोण ए ओ एम त्रिभुज ए ओ सी का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, इसलिए देख रहे कोण ए ओ एम बराबर मिल जाएगा कोण ए ओ एम बराबर कोण ओ ए सी प्लस कोण देख रहे हैं ए सी ओ या ओ सी ए कहें ओ सी ए। देख रहे हैं ए ओ एम को हमने कोण 3 माना है, तो देख रहे हैं कोण 3 बराबर कोण ओ ए सी कोण 1 है और कोण ओ सी ए कोण 2 है। चूंकि दोनों बराबर हैं, एक की जगह भी हम 2 रखेंगे तो कोण 2 प्लस कोण 2। देख रहे हैं इस प्रकार से कोण 3 बराबर मिल जाता है 2 कोण 2। ये मान लीजिए यहाँ पर मानते हैं पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। समीकरण 1 से हमने मान रखा है, समीकरण 1 से इसी प्रकार से देख रहे हैं यदि हम देख रहे हैं इसी प्रकार से त्रिभुज बीओसी में यदि हम कोणों का नाम दें, ये मान लीजिए 4 है, ये 5 है और इसको हम 6 मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति पे देख रहे हैं कोण 6 इस कोण 5 का दूना होगा, तो इसको आप डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार। देख रहे हैं इसी प्रकार देख रहे कोण 6 बराबर मिल जाएगा कोण 6 बराबर 2 कोण 5। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। आप देख रहे हैं समीकरण 2 और 3 को यदि जोड़ते हैं, समीकरण 2 प्लस 3 देखेंगे कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 5। देख रहे कोण 2 दोनों से यदि कॉमन कर लें तो देख रहे यही मिल जाएगा कोण 2 प्लस कोण 5। आप देख रहे हैं चित्र में आप देखें तो कोण 3 प्लस 6 मिलकर के कोण ए ओ बी बनता है और 2 प्लस 5 मिलकर कोण ए सी बी। आप देख रहे हैं इन्हीं मानों को यदि हम रख दें तो कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर बन रहा है कोण ए ओ बी इक्वल टू 2 कोण 2 प्लस कोण 5, ये हमारा कोण ए सी बी। देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। तो देख रहे इस प्रकार से इस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। अब हम देख लेते हैं प्रश्न 3 का अथवा। देख रहे 3 के अथवा में दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 25 वाई स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए।
तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का अथवा। तो देख रहे हैं प्रश्न 3 का अथवा। देखें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 25 वाई स्क्वायर, और इसके हमको गुणनखंड करना है। तो देख रहे हैं सबसे पहले इन पहले 3 पद को यदि हम पूर्ण वर्ग बनाएं, देख रहे हैं यक्स यक्स का होल स्क्वायर बनता है प्लस 9 9 देख रहे हैं 3 का स्क्वायर होगा। आप फार्मूले के अनुसार प्लस है, प्लस का लगाते हुए 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, देख रहे हैं 3 दुनाई 6x के बराबर मिलता है, माइनस 25 देख रहे हैं 5 का स्क्वायर होता है और वाई स्क्वायर वाई का होता ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं ऐसी स्थिति में यहाँ पर यदि आप देखें तो ये पहले 3 पद मिल करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में बन जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस देख रहे हैं अगला पद 5y का होल स्क्वायर बना हुआ है। तो देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका बन जाती है। एक ब्रैकेट प्लस में करके लिख लेंगे पहला पद प्लस दूसरा पद, और दूसरे ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद। तो देख रहे हैं यही हमारे इस दिए हुए व्यंजक के अभीष्ट गुणनखंड होंगे। चाहे तो आप इस प्रकार से व्यवस्थित कर लें, x का पद फिर y का पद फिर आचर पद, इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5y प्लस 3। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। देखिए दिया है सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज को। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। देख रहे हैं किसी त्रिभुज में सबसे पहले ABC एक त्रिभुज, कहता किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मान लीजिए AB का मध्य बिंदु D है और BAC का मध्य बिंदु E है। आप देख रहे हैं दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और लंबाई में उसका आधा होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं इसमें दिया है, सबसे पहले हम दिया है या ज्ञात है। तो देख रहे हैं दिया है त्रिभुज ABC में, देख रहे हैं त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः, D और E क्रमशः, देख रहे हैं D और E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं, AB और AC के मध्य बिंदु हैं। ये देख रहे हैं दिया है, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करके लाना है। देख रहे हैं सिद्ध करना है, दो कंडीशन सिद्ध करेंगे। एक तो रेखा DE BC के समांतर है और साथ ही DE BC की आधी होगी। तो ये हमको दो कंडीशन सिद्ध करना है। इसके लिए रचना करते हैं। तो देख रहे हैं रचना में हमको इस DE को इसी सीध में आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने के पश्चात DE की माप के बराबर EF काटना है और फिर F को C से मिलान करना है। तो देख रहे हैं ये कार्य हम रचना के अंतर्गत लिखेंगे। DE को उसी सीध में आगे बढ़ाया, DE को उसी सीध में आगे बढ़ाया तथा CF को फिर देख रहे हैं DE बराबर EF काटा, DE बराबर EF काटा, CF को मिलाया, CF को मिलाया। देखिए ये कार्य हमारा रचना के अंतर्गत मिलेगा। अब हम देखते हैं उत्पत्ति। देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ADE और त्रिभुज CEF को लेकर चलेंगे। त्रिभुज ADE और
त्रिभुज CEF में देखिए यहां से मिल जाएगा AE बराबर EC, ये कंडीशन दी हुई है। चूंकि EAC का मध्य बिंदु है तो AE बराबर मिल जाएगा AE बराबर CE दिया है। इसके बाद देख रहे हैं ये कोण हमारा इस कोण के बराबर होगा, यदि नाम दे दें 1 और 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण है। देख रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण, इसके बाद देख रहे हैं DE बराबर EF रचना से मिल जाती है, DE बराबर EF ये रचना से देख रहे 3 कंडीशन प्राप्त हो जाती भुजा कोण भुजा, तो यश AS सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ADE सर्वांगसम त्रिभुज देख रहे हैं CEF CEF। आप देख रहे हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो CPCT रूल से इनके देख रहे हैं संगत भाग बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं ये कोण हमारा बराबर मिल जाएगा इस कोण के, तो देख रहे हैं इसलिए मिल जाएगा, इसका नाम हम 3 दे देते हैं और इसका नाम 4। तो देख रहे हैं CPCT रूल से मिल जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4, ये हमारा CPCT रूल से मिलेगा। CPCT रूल से देख रहे हैं 3 और 4 को यदि गौर से देखें कि ये दोनों एकांतर कोण हैं, लिख देंगे जो कि एकांतर कोण हैं, जो कि एकांतर कोण हैं। हम जानते हैं एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं के बीच बने होते हैं, इसलिए AE AD समांतर होगी CF के। देख रहे हैं अगर AD CF के समांतर है, अगर ये रेखा इसके समांतर है, क्योंकि देख रहे हैं ये पूर्ण रेखा है, तो BD भी CF के समांतर होगी, इसलिए देख रहे हैं AD समांतर CF होगी। और CPCT रूल से ही देख रहे हैं AD बराबर CF के भी मिलेगी तथा AD बराबर CF ये हमारा CPCT रूल से मिला है। CPCT रूल से आप देख रहे हैं AD अगर CF के समांतर है तो BD भी CF के समांतर होगी, और AD बराबर BD है दिया हुआ है, तो देख रहे हैं अगर AD बराबर CF है तो BD बराबर भी CF के होगी। आप देख रहे हैं यहां से मिल जाता है AD CF के बराबर है और समांतर है, AD के बराबर ही BD है, और देख रहे हैं चूंकि एक ही रेखा है तो ऐसी स्थिति में ये BD देख रहे हैं CF के समान है और समांतर है, तो चतुर्भुज देख रहे हैं BCFD में चतुर्भुज BCFD में देख रहे चतुर्भुज BCFD में मिला BD बराबर CF और BD समांतर CF। हम जानते हैं किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समान और समांतर है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए BCFD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब देख रहे हैं यदि एक समांतर चतुर्भुज है तो दूसरी संगत भुजाएं भी समान और समांतर होंगी, तब मिल जाएगा DF बराबर, इसलिए DF बराबर देख रहे DF बराबर होगा BC के, DF बराबर BC तथा DF समांतर BC। देखिए DF को हम दो भाग में लिख सकते हैं, DF बराबर लिख सकते हैं DE प्लस EF, देख रहे हैं DE प्लस EF इक्वल टू BC। देख रहे ये हमारा थ्योरम के माध्यम से समांतर चतुर्भुज सिद्ध हुआ है प्रमेय से। आप देख रहे हैं DE और EF दोनों बराबर हैं
तो DE प्लस EF की जगह हम DE लिख सकते हैं। तो DE प्लस DE देख रहे हैं 2DE मिल जाएगा इक्वल टू BC, या DE बराबर देख रहे हैं हाफ BC। देख रहे हैं ये आधा पार्ट सिद्ध हुआ। और इसके बाद अगर DF BC के समांतर है, देख रहे हैं अगर DF BC के समांतर है तो DE चूंकि DF का ही एक भाग है इसलिए DE समांतर BC। तो देखें ये दूसरा भाग है। इसी प्रकार से यही इसमें हमको दो भागों को सिद्ध करना था। प्रूव्ड। अब हम देखते हैं, देख रहे हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं प्रश्न 4 के अथवा में दिया है कि चित्र में AB वृत्त का व्यास है और CD त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। AC और BD बढ़ाए जाने पर एक बिंदु E पर मिलता है। सिद्ध कीजिए कोण AEB बराबर 60 अंश। तो देख रहे हैं फिगर इस प्रकार से बना है। देख रहे हैं एक वृत्त है, इस प्रकार से एक वृत्त है जिसमें व्यास AOB दिया है। AOB इसका व्यास है और CD एक जीवा है जो कि त्रिज्या के बराबर है। फिर कह रहा AC और BD को बढ़ाए जाने पर देख रहे AC को मिला करके आप बढ़ाएंगे और इसी प्रकार BD को मिलाते हुए बढ़ाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर मिलते हैं। तो देखिए हमको सिद्ध करना है कोण AEB बराबर 60 अंश, ये सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं सबसे पहले इसमें यदि हम दी हुई कंडीशन लिख लें, दिया है, देखिए दिया है कि चित्र में AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है और साथ ही CD त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। CD देख रहे हैं यदि त्रिज्या को हम खींचें तो जीवा CD त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। और फिर देखें AC और BD बढ़ाने पर E बिंदु पर मिलते हैं। तो ये कंडीशन दी हुई है, AC और BD बढ़ाने पर E पर मिलते हैं। आप देख रहे हैं इनको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देख रहे हैं सिद्ध करके लाना है कोण AEB बराबर 60 अंश। देख रहे हैं रचना कर लेते हैं। देख रहे हैं रचना में यदि हम देख रहे हैं C को O से और D को O से मिला दें, देख रहे हैं ये कार्य रचना के अंतर्गत मिल जाएगा। और साथ ही साथ ही C को B से भी मिलान कर लेंगे, ये कार्य हमारा रचना के अंतर्गत मिलेगा। OC OD और BC को मिलाया, देखिए ये हमारा रचना के अंतर्गत मिलेगा। आप देखते हैं उत्पत्ति, देखिए उत्पत्ति में त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD में देख रहे त्रिभुज OCD में देखें तो OC OD देख रहे दोनों त्रिज्याएं हैं, जबकि CD त्रिज्या के बराबर दिया है। तो OA बराबर OC बराबर CD, देख रहे OA नहीं बल्कि OC, देख रहे OC बराबर OD और बराबर ही CD है। OC बराबर OD, देख रहे OC बराबर CD बराबर OA भी देख रहे त्रिज्या ही है। तो OC बराबर CD बराबर OD, देख रहे यहाँ से OC OD और CD ये दोनों बराबर हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो देख रहे इस प्रकार से त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए त्रिभुज OCD एक समबाहु त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज OCD एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। देखिए ये कंडीशन हमारी दी हुई है, ये प्रश्न में दिया है
कि जीवा CD त्रिज्या के बराबर है। अब देखें अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का हम जानते हैं प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश के बराबर मिलेगा। इसलिए देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो ये कोण हमारा COD बराबर 60 अंश मिल जाएगा। कोण COD बराबर 60 अंश। आप देख रहे हैं CD के द्वारा केंद्र पर बना कोण COD और शेष परिधि पर बना कोण CBD है। इसलिए कोण CBD बराबर मिल जाएगा 1/2 गुणे कोण COD। देख रहे COD 60 अंश मिला है तो बराबर 1/2 गुणे 60 सरल करेंगे। देख रहे 30 अंश के बराबर हमारा ये कोण मिल जाता है 30 अंश। अब एक जानते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। कोण ACB बराबर 90 अंश। देख रहे हैं अर्धवृत्त पर बना कोण है। अर्धवृत्त पर बना कोण, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। आप देख रहे हैं यदि फिगर में देखें तो देख रहे हैं कोण ACB ये कोण 90 अंश मिल गया है और जबकि देख रहे हैं ACB एक रेखा है, एक साइड का 90 अंश है तो दूसरे साइड का कोण भी 90 अंश के ही बराबर मिलेगा। इसलिए कोण BCE बराबर 90 अंश। इसलिए कोण BCE बराबर 90 अंश ये हमारा रेखीय युग्म से मिल जाएगा। रेखीय युग्म से आप देख रहे हैं त्रिभुज BCE के दो कोण मिल गए हैं। त्रिभुज BCE में देख रहे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो देख सकते हैं कोण CEB, कोण CED। तो देख रहे त्रिभुज BCE में यदि देखें तो कोण CEB को ही कोण AEB कहेंगे। कोण AEB प्लस कोण BCE प्लस कोण CBE तीनों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा। देख रहे मान रख देते हैं AEB हमको ज्ञात करना है। BCE देख रहे BCE की माप मिली है, BCE बराबर 90 अंश जबकि CBE 30 अंश का है। तो देख रहे हैं इनके मान रख देंगे तो यही बराबर हमारा मिल जाएगा। BCE देख रहे हैं 90 अंश प्लस CBE 30 अंश है बराबर 180 अंश। सरल करेंगे तो कोण AEB बराबर 180 माइनस 90 30 देख रहे हैं 120। पक्षांतर करेंगे तो 180 से 120 घटाएंगे तो देख रहे हैं कोण AEB बराबर मिल जाएगा 60 अंश। देख रहे हैं यही इसमें हमको सिद्ध करके लाना था, प्रूव्ड। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अंतिम 5वें प्रश्न को। देखिए 5वें में दिया गया सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 103 गुणे 107। तो देखें इसका सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात करना है। देखें इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 103 को 100 + 3 इंटू 107 को लिख सकते हैं 100 + 7। आप देख रहे हैं इसमें हम सर्वसमीका का प्रयोग करें, देख रहे हैं x + a इंटू x + b के रूप में बन गया है। तो इसके लिए सर्वसमीका है हमारी, देख रहे हैं x + a इंटू x + b बराबर होता है x² प्लस a + b इंटू x + ab। देख रहे हैं इसी सर्वसमीका का इसमें हमको प्रयोग करना है। तो देख रहे हैं x + a इंटू x + b, x की जगह 100 है, a की जगह 3 है, b की जगह 7 है। तो यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं 100² प्लस a + b अर्थात 3 + 7 इंटू x की जगह देख रहे हैं 100 है प्लस ab अर्थात 3 × 7। देख रहे हैं सरल कर लेते हैं 100² देख रहे 100 × 100 करने पर 100 के आगे डबल 0 लग जाएगा। 7 + 3 10, 10 में 100 से गुणा करेंगे। देख रहे हैं 1000 प्लस 7 × 21। इस तरह से तीनों संख्याएं जोड़ेंगे
देख रहे हैं इकाई का अंक एक ही है, दहाई में 2, सैकड़ा देख रहे हैं 0 है, हजार में 1 मिल जाएगा और 10,000 में आप देख रहे हैं 1 है। तो इस प्रकार से 11,021 इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। देख रहे हैं सेकंड पार्ट में दिया है, सेकंड पार्ट है 104 गुणे 96, 104 गुणे 96, इसको भी सर्व समीका की सहायता से हल करना है। तो देखें 104 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 4 इंटू 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4। देख रहे हैं अब अगर देखें तो सर्व समीका बनती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जानते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देख रहे हैं अब इसमें सर्व समीका लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए है 100, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देख रहे हैं 100 का स्क्वायर लिखेंगे तो 10,000 मिल जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16। और देख रहे हैं 100 से 10,000 से 16 घटाएंगे, 10 से 6 घटा 4 बचा 9, 9 से 1 घटाएंगे देख रहे हैं 8 मिल जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं 99 शेष बचता है तो 9,984 देख रहे हैं ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 5 का अथवा देखते हैं। देखें पांचवी के अथवा के फर्स्ट पार्ट में दिया है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz का गुणनखंड कीजिए। तो देख रहे हैं इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 8x क्यूब देख रहे हैं 2x का होल क्यूब बनता है प्लस वाई क्यूब वाई का होल क्यूब प्लस 27z क्यूब 3z का होल क्यूब बनेगा माइनस 3 इंटू देख रहे पहला पद अर्थात 2x इंटू दूसरा पद इंटू तीसरा पद। देख रहे गुणा करके देखेंगे 3 दुनाई 6 18xyz ऊपर दिया हुआ है। आप देख रहे हमारे पास सर्व समीका है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है। देख रहे यदि हम सर्व समीका का प्रयोग करें, सर्व समीका है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देख रहे इसी सर्व समीका का हमको प्रयोग करना है। तो देख रहे हैं इसके अनुसार इसको हम लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं यदि सर्व समीका के अनुसार एक ब्रैकेट में लिखेंगे पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद अर्थात 2x प्लस वाई प्लस 3z और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे पहले का स्क्वायर देख रहे 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस पहला पद गुणे दूसरा पद माइनस दूसरा पद गुणे तीसरा पद माइनस तीसरा पद गुणे पहला पद। आप देख रहे हैं इसको हम सरल कर लेते हैं। सरल करने पर देख रहे हैं 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू देख रहे 2x का होल स्क्वायर जानते हैं 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस देख रहे 3 दुनाई 6zx। तो ये दिए हुए व्यंजक का अभीष्ट गुणनखंड होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब केरा इसका गुणनखंड कीजिए। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हल करने में यदि हम 27y क्यूब को देखें तो इसको लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस 125z क्यूब 5z का होल क्यूब बन रहा है। अब हमारे पास सर्व समीका है, हम जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी जबकि दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देख रहे हैं इसी सर्व समीका का हमको प्रयोग करना है। इसके अनुसार मिल जाएगा एक ब्रैकेट में देख रहे हैं 3y प्लस 5z इंटू
दूसरे ब्रैकेट में देखें पहले का स्क्वायर अर्थात 3y का होल स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 5z का होल स्क्वायर माइनस दोनों का गुणनफल 3y इंटू 5z। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेते हैं। सरल करने पर देख रहे हैं 3y प्लस 5z इंटू देख रहे हैं 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर। चाहे तो इस लास्ट के पद को आप पहले लिख लीजिए 5 तेई 15 वाई जेड प्लस 5z का होल स्क्वायर करेंगे 25z स्क्वायर। तो देखें यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या है तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।